हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू बीएससी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 5 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक। और आज का ये लास्ट लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर का, और उसके बाद में हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाला हूँ इस चैप्टर से संबंधित। तो बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि एग्जामिनर 2 या 3 नंबर का प्रश्न यहाँ से कंफर्म है, करता ही रहता है। और इस बार यानी कि सत्र 2021-22 का जो मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर के अंदर भी इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे ही रखा है, और हर साल आ ही रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है और एग्जामिनर क्वेश्चंस दे दे और आपको उन नंबरों का नुकसान हो जाए। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास में टाइम है, आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूं। तो देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने कुछ 8 से 10 सवाल तैयार किए, तो उसको अच्छे से क्लियर करना, ठीक है, मन में कोई डाउट नहीं रखना। तो देखो, आज का हमारा पहला सवाल है कि यदि किसी वर्ष केंद्रीय बजट में कुल व्यय 95,000 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी कि कुल व्यय कितना है, 95,000 करोड़ रुपए, और कुल प्राप्तियां कितनी है सर, 80,000 करोड़ रुपए। और आपको निकालना क्या है, बजटीय घाटा, यानी कि बजटीय डेफिसिट। बिल्कुल बजटीय डेफिसिट हम निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, बजटीय घाटा बराबर फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला क्या है, आप देख सकते हैं, कुल व्यय माइनस करो कुल प्राप्तियां, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। आप देख सकते हैं खर्चे तो ज्यादा है लेकिन प्राप्तियां क्या है, कम है, ठीक है। बिल्कुल सर, कितना है ये, 95,000 करोड़ रुपीस, और टोटल रिसिप्ट कितनी है, 80,000 रुपए, ठीक है। अब लेस कर दो तो इससे आपका बजटीय घाटा निकल जाएगा। कितना आ रहा सर, 15,000 करोड़ रुपए। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कुल बजट प्राप्तियां, क्या कह रहा है, यदि कुल बजट प्राप्तियां यानी कि आगम तथा पूंजीगत, यानी कि राजस्व और पूंजीगत कितना है, 5,000 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बजटीय व्यय कितना है, 7,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, बजटीय घाटा। देखो बजटीय घाटा कैसे निकालना है, तो सर बजटीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस क्या करना है सर, कुल बजट प्राप्तियां, कुल बजट प्राप्तियां। कुल व्यय कितना है, 7,000 करोड़ रुपए, जबकि कुल प्राप्तियां कितनी है, 5,000 करोड़ रुपए। तो देखो सर, बजटीय घाटा बराबर 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। बजटीय घाटा कितना निकला आपके, 2,000 करोड़ रुपए।
क्लियर है? बिल्कुल सर। अब अगले प्रश्न को देखो। तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है कि यदि राजकोषीय घाटा कितना है 5,000 करोड़। क्या दे रखा है अभी यहाँ पर? राजकोषीय घाटा है भाई, फिजिकल डेफिसिट है 5,000 करोड़ रुपए और ब्याज कितना है 1,000 रुपए करोड़। आपको निकालना क्या है? प्राथमिक घाटे की गणना करनी है। तो प्राथमिक घाटे में ब्याज इंक्लूड नहीं होता तो ब्याज को क्या करना है? लेस कर दो सर। तो देखो भाई क्या निकालना है? प्राथमिक घाटा है तो सर प्राथमिक घाटा बराबर क्या होगा? राजकोषीय घाटा राजकोषीय व्यय सॉरी राजकोषीय घाटा है ना, तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान लेस कर दो। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज को लेस कर दो, इंटरेस्ट को घटा दो। ठीक है, बिल्कुल सर। 1,000 माइनस सॉरी 5,000 राजकोषीय घाटा 5,000 माइनस 1,000 तो कितना आएगा सर? तो सर प्राथमिक घाटा हमारे निकल रहा है 4,000 करोड़ रुपए। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बिल्कुल सर। एक आप इसको नोट कर दो चलिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि यदि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा है आपके 6,500 करोड़ रुपए, ठीक है, ब्याज का भुगतान है आपके 800 करोड़ रुपए, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा? प्राथमिक घाटा दे रखा है और ब्याज भी दे रखा है और राजकोषीय घाटा निकालना है। तो देखो निकाल सकते हैं, राजकोषीय घाटा निकालना है और राजकोषीय घाटे का निकालने का सूत्र क्या है? जाहिर सी बात है, प्राथमिक घाटे में आप क्या करते हैं? ब्याज लेस करते हैं, तो राजकोषीय में क्या होगा? ऐड होगा। तो देखो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। ठीक है, बिल्कुल सर। अगर प्राथमिक घाटा निकालना होता तो लेस करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर राजकोषीय घाटा निकालना। 6,500 प्लस 800 राजकोषीय घाटा बराबर कितना हो जाएगा ये सर? 7300। ठीक है, 7300 करोड़ रुपए। ठीक है सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन संख्या 5। देखो क्वेश्चन संख्या 5 में कह रहा है कि आपको प्राथमिक घाटा दे रखा है 4400 करोड़ रुपए और इंटरेस्ट दे रखा है आपको 400 करोड़ रुपए। कोई नहीं, राजकोषीय घाटा निकालना यार, इंक्लूड कर दो। राजकोषीय घाटा बराबर क्या करना है सर? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। प्राथमिक घाटा क्या करना है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। देखो कितना है? 4400। ठीक है सर। फिर ये आपके है 400 करोड़ रुपए, ये आपके कितना हुआ? 4800 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपके राजकोषीय घाटा।
यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राथमिक घाटा दे रखा है और ब्याज भी दे रखा है और आपको निकालना है क्या है सर, राजकोषीय घाटा। तो वही काम करना है सर। क्या काम करना है, दोनों को जोड़ दो तो इससे क्या निकल जाएगा, आपके राजकोषीय घाटा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो राजकोषीय घाटा बराबर प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। ठीक है, बिल्कुल सर। 10,000 प्लस ब्याज कितना है, 8,000 करोड़। ठीक है, तो ये आपकी कितना हुआ, 18,000 करोड़ रुपए। अब देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सरकारी व्यय गुणांक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सरकारी व्यय गुणांक निकालना है। और क्वेश्चन से आपको क्या दे रखा है, एमपीसी दे रखा है। एमपीसी कितना 0.6 है। और ये क्वेश्चन आपके इस साल के मॉडल पेपर के अंदर भी दे रखा है, ये ध्यान रखना। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार इस साल का जो आपको पेपर का पैटर्न दे रखा है उसमें एक ये जो क्वेश्चन आपके दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना है कि भाई इसको किस तरह से सॉल्यूशन करना है उसके बारे में देखो। और काफी हद तक यार ये क्वेश्चंस जो है नी, ये आपके एग्जाम में न जाने कई बार ये क्वेश्चंस आ भी चुका है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे हम, क्या निकालना आपको, सरकारी व्यय गुणांक। तो देखो सरकारी व्यय गुणांक 1/1 माइनस सी कर दो, मतलब एमबीसी। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो 1/1 माइनस 0.6। ठीक है, बिल्कुल सर। स्क्वायर करते हैं, ये कितना हुआ 0.4, पॉइंट उड़ा दो ऊपर आ जाएगा 10। ये काटो कितना होगा, ये आपके होगा 2.5। ये आपके एक्चुअली क्या आ जाएगा, सरकारी व्यय का गुणांक। ठीक है, इसको नोट कर दो। चलिएगा, अब आपको निकालना है कि भाई आपको क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है कि यदि एमपीसी 0.8 है, एमपीसी कितना है 0.8 है और सरकारी व्यय में कितनी वृद्धि की जाती है, तो सर सरकारी व्यय में 100 करोड़ की वृद्धि होती है, तो संतुलित आय में कितनी वृद्धि होगी। अब ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो कैसे होगा, ठीक है, बहुत ही इजीली है। यहाँ पर निकालना क्या है आपको, डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है सर, तो देखो भाई डेल्टा वाई इज इक्वल 1/1 माइनस सी मतलब एमपीसी इंटू करो डेल्टा जी मतलब सरकारी व्यय। ठीक है सर, अब देखो सर 1/1 माइनस एमपीसी कितना है 0.8 है और ये कितना है 100 करोड़ है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब आगे देखो, ये आपके कितना हुआ 0.2 इंटू 100 करोड़, पॉइंट उड़ा दो। ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये कितना हुआ 10/2 इंटू 100। ठीक है सर, अब ये कितना हुआ सर, तो इसको हम कर सकते हैं, तो भाई ये कितना हो रहा सिया में कर सकते हैं। तो देखो 10/2 इंटू 100 करना है। ठीक है, तो देखो इसको काट दो 50 से, ये कितना हुआ 500 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपके क्या आ चुका है डेल्टा वाई। समझ में आया, बिल्कुल सर।
अब सेकंड क्वेश्चन आपके कि भाई यदि एमपीसी 0.8 है, ठीक है ना, और करोड़ में कितनी वृद्धि की जाती है, तो सर करोड़ में वृद्धि की जाती है 50 करोड़ रुपए, तो संतुलित आय में कितनी कमी होगी? क्या कह रहा है? संतुलित आय में कितनी कमी होगी? अब यहाँ पर एक्चुअली सरकारी व्यय की जगह क्या दे रखा है? टैक्स दे रखा है। टैक्स में भी वृद्धि हुई है, कभी 50 करोड़ रुपए की इंक्रीज हुई है, और एमपीसी दे रखा है 0.8, तो आपको कह रहा है कि संतुलित आय में कितनी कमी हुई है, तो ये आपको निकालना है। तो देखो डेल्टा वाई इज इक्वल, कंडीशंस क्या है आपको पता ही है, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी इज इक्वल 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा टी, सॉरी माइनस सी, ठीक है ना। अब देखो एमपीसी कितना है? 0.8 है, ठीक है, 1 माइनस करो 0.8 इंटू टैक्स में कितनी वृद्धि होती है? 50 करोड़ रुपए, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो आगे ये कितना होगा? 0.8 है, ठीक है सर, ये आपके हो गए 0.2 इंटू 50, अब करो इसको, कितना हो गया ये सर? पॉइंट को उड़ा दो, नीचे 0 और ये पॉइंट उड़ा दो, ऊपर 0, 0 से 0 कट, हो गया 4 इंटू 50, तो 200 करोड़ रुपए। ये आपके क्या है? माइनस में। अब यदि एमपीसी 0.8 है और क्रय में कितनी वृद्धि की जाती है? 30% की वृद्धि है, तो संतुलित आय पर क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, तो देखो कर सकते हैं, संतुलित आय क्या है, ठीक है, तो देखो भाई डेल्टा वाई इक्वल 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी, तो देखो भाई 1 माइनस 0.8 इंटू कितनी वृद्धि की जाती है? 30% की है, तो 1/1 माइनस करो, ये कितना हो गया? 0.2 इंटू 30, पॉइंट उड़ा दो, 10 हो गया, ये कितना हो गया? 5 इंटू 30, तो ये आपके कितना होगा? 150 करोड़ रुपए, ठीक है। तो संतुलित आय में कितनी वृद्धि होगी? 150 करोड़ रुपए की। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट चौथे प्रश्न की चलते हैं, ठीक है, लेकिन 2 प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद में मैं इस टॉपिक्स को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको भी नोट करता हूँ अच्छे से, चलिएगा। अब आपको 11वें प्रश्न में दे रखा है कि यदि एमपीसी 0.8 है, आई बराबर 100 है, टी बराबर 30 है, जी कितना है? सरकारी व्यय 80 है, टी आर कितना है? 60 है, ठीक है। तो सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक और अंतरण गुणक ज्ञात करना, ठीक है। एक तो सरकारी व्यय गुणक ज्ञात करना है, कर गुणक और अंतरण गुणक आपको फाइंड आउट करना। तो देखो सबसे पहले तो आपको करना है सरकारी व्यय गुणक, ठीक है। तो देखो सर सरकारी व्यय गुणक, ठीक है, बिल्कुल सर, सरकारी व्यय गुणक बराबर, ठीक है। अब सर फॉर्मूला क्या है? तो यार फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या? 1/1 माइनस सी, ठीक है, बिल्कुल सर। 1 माइनस सी करो कितना है? 0.8, ठीक है, तो ये आपके कितना होगा? 0.2, इसको सॉल्यूशन करते हैं, पॉइंट उड़ा दो 2, तो ये आपके कितना होगा सर? तो ये आपके निकल रहा है सरकारी व्यय गुणक 5 करोड़ रुपए, ठीक है, क्लियर है? ये आपके कितना आ रहा है? 5, समझ में आया? बिल्कुल सर। फिर आपको निकालना है कर गुणक,
अब आपको क्या निकालना है, कर गुणक। तो देखो कर गुणक फॉर्मूला क्या है सर, आपको पता ही है, y अपन टी, लेकिन डेल्टा y अपन डेल्टा टी। ठीक है, बिल्कुल सर। इसी पर करो सर, क्या स्वायत्त उपभोग अपन 1 माइनस सी, तो माइनस सी कितना है 0.8 है, अपन 1 माइनस सी 0.8। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल सर। अब करो इसको, कितना होगा ये आपके 0.8 है। ठीक है, पॉइंट उड़ा दो, ये आपका 0.2 है। ठीक है, बिल्कुल सर। देखो 0.8 है तो पॉइंट उड़ा दिया 8, यहाँ से भी पॉइंट उठा देते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कितना होगा 8/2, तो कर गुणन कितना निकल रहा है 4। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब आपको निकालना है सर क्या, सरकारी व्यय गुणक। ठीक है, सरकारी व्यय गुणक नहीं, आंतरण गुणक, अंतरण गुणक। अंतरण गुणक निकालने का फॉर्मूला आपको, अंतरण गुणक निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी आर इज इक्वल, क्या होगा सर, c अपॉन 1 माइनस एम सी। ठीक है, c कितना है 0.8 है, 1 माइनस सी कितना 0.8 है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, ठीक है, 4 करोड़ रुपए है, 4। हाँ, ये पॉइंट उड़ा दो, डायरेक्ट में इसको कर लो। ठीक है, 80/20, हाँ, 0 से 0 कट, तो ये आपकी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो इसको नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको भी अच्छे से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हो, चलेगा। अब कह रहा है आपको कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग C बराबर 200 प्लस 7.5 है और सरकारी व्यय कितना है 150 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाए, तो सरकारी व्यय गुणन ज्ञात करना है और आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बिल्कुल हम निकाल देते हैं सबसे पहले सरकारी व्यय गुणन। ठीक है, सरकारी व्यय गुणन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा g। ठीक है, हाँ, इज इक्वल 1/1 माइनस सी करो। ठीक है, कितना है, कितना है सी। क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से। अब यहाँ पर इक्वेशंस के रूप में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी सर, वो कंडीशंस क्या थी, आप तो हमें वो बताओ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो बी है, ये बी आपकी क्या है एमपीसी है। ठीक है, तो 0.75 या 7.5, 7.5 है ना, हाँ, कितना हो गया ये 2.5 पॉइंट है, पॉइंट को उड़ा दो। ठीक है सर, तो देखो ये आपकी कितना हो जाएगा 10/25, ये आपकी कितना हो जाएगा सर, कर दो इसको, 10 में भाग दो 25 का,
0.75 कर दो, ठीक है। हाँ, ये कितना आ जाएगा सर, 2 जीरो कर दो ऊपर ताकि ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सरकारी बैंक गुणन कितना है, 4। अब आपको निकालना है सर क्या, आय पर प्रभाव। तो देखो भाई, इनकम पर क्या इफेक्ट हुआ, आय पर प्रभाव। तो देखो भाई, आय पर प्रभाव निकालना है, बहुत ही इजीली है, कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी इज इक्वल, क्या करना है सर, तो फॉर्मूले आपको पता ही है, 1/1 माइनस सी इंटू डेल्टा जी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो भाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी बराबर 1 माइनस करो 0.75 इंटू 150, कितना हो जाएगा सर, ये 0.25 है तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल सर, इंटू 150। अब देखो भाई, इसको काट दो, ये कितने बार जाएगा, 6 बार, ये आपके कितना हो जाएगा, आय पर इफेक्ट 600 करोड़ रुपए, क्लियर है, ठीक है सर। अब यहां पर देखो, ठीक है, हाँ, 13वें प्रश्न में आपको कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग क्या है, सी बराबर 140 प्लस 0.8 वाई है, तथा यदि एक मुश्त कर 80 करोड़ रुपए हो, तो कर गुणक की गणना करनी। तो देखो, कर गुणक, ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल 1 माइनस सी, ठीक है, बिल्कुल सर। कितना है सर, ये कितना आपके 0.8 वाई है। अब देखो, यहां पर आपको एक्चुअली क्या दे रखा है, एक मुश्त कर टैक्स दे रखा है आपको 80 करोड़ रुपए, और ये आपके कितना दे रखा है, 140 प्लस 0.8 है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो देखो 0.8 है, ठीक है सर, माइनस करो 0.8 को, तो देखो भाई ये कितना होगा, इसको मैं डायरेक्ट हल कर देता हूं, ठीक है, पॉइंट को उड़ा भी दिया है, ये समझ लेना। कितना क्या, 0.2 है, इसके बाद में पॉइंट को उड़ा दो ऊपर 0, और यहाँ से पॉइंट उड़ा दो नीचे 0 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके 4, ठीक है, कल गुणन कितना आ रहा है, 4। अब इसका आय पर क्या इफेक्ट हुआ है, तो देखो भाई, इसकी आय पर इफेक्ट हम निकालते हैं, आय पर प्रभाव, ठीक है। तो देखो भाई, इसकी आय पर क्या इफेक्ट होगा, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा टी क्या किया है, क्योंकि यहाँ पर आय का इफेक्ट निकालना है, तो भाई वही कंडीशन फॉलो करो, इंटू टैक्स पर कितना था, 80 करोड़ रुपए, एक 0 से कट 4, ये कितना हुआ, 320 करोड़ रुपए, ठीक है, इसको नोट करना है, क्लियर है।
ठीक है सर। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, एक सवाल उपभोग से संबंधित सवाल आपको बता देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर रहेगा। नोट करो दोस्तों, चलिएगा। अब आपके सामने 15वां प्रश्न है जो मैंने एक्चुअली पहले से सॉल्व कर दिया, वरना एक्चुअली का लंबा समय जा सकता था इसीलिए। तो देखो, यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश कितना है 150 के बराबर, सरकार के क्रय की मात्रा कितनी है 100 है, और एक मुश्त का कितना है 100 है, और अंतरण भी कितना है 50 है, और उपभोग फलन कितना दे रखा है तो सी बराबर 100 प्लस 0.75 वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको निकालना है एक तो संतुलित आय का स्तर, सरकारी व्यय गुणक और उसका आय पर प्रभाव भी निकालना है, कर गुणक और आय पर प्रभाव, अंतर गुणक और आय पर प्रभाव। फिर है कि यदि सरकारी क्रय में 50 की वृद्धि हो जाए तो संतुलित आय के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको निकालने इसके अंदर। सबसे पहले आपको निकालना है संतुलित आय का स्तर। क्वेश्चंस में आपको आय दे रखा है 150 है, गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस 100, ठीक है, टी कितना दे रखा है टैक्स 100 दे रखा है, एक मुश्त, टीआर कितना है, टोटल रेवेन्यू 50 है, स्वायत्त उपभोग कितना है 100 है, और एमपीसी कितना है 0.75 है। अब ये कंडीशंस आपको पता ही है, y बराबर 1/1 माइनस c। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में ये जो भी सारी चीजें दे रखी है उनको इस कंडीशन के अंदर फॉलो कर दो, इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो इसको लेस कर दो, कितना आएगा 0.25। अब देखो स्वायत्त उपभोग कितना 100, तो 100 को तो 100 ही रखना है, लेकिन ये जो डेल्टा सी टी है तो डेल्टा सी के अंदर देखो डेल्टा सी कितना है 0.75 है, और टी कितना है सर 100 है, तो 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, फिर प्लस करना है सर सी टी आर, तो देखो सी कितना है आपके, तो सर सी हमारे दे रखा है 100। ठीक है, सॉरी सी आपके कितना है एमपीसी 0.75 है, तो 0.75 इंटू 50, एक बार तो इसको गुणा करना है और एक बार इसको गुणा करना है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो 0.75 इंटू 100 75, और 0.75 इंटू 50 करोगे तो कितना आएगा 37.50। क्या कह रहा हूँ, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 37.5। ठीक है, बिल्कुल सर। और फिर आप इसको हल कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर सरकारी व्यय गुणक निकालना है, तो सरकारी व्यय गुणक निकालने का सूत्र आपको पता ही है, उसका आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डेल्टा जी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर। फिर कर गुणक निकालना है तो डेल्टा वाई पर डेल्टा टी कर दो, फिर आय पर इफेक्ट निकालना है तो वापस मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा टी से। ठीक है सर। अब अंतर गुणक पर देखो तो डेल्टा वाई पर डेल्टा टी आर करो। ठीक है, बिल्कुल सर। फिर आय पर इफेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि यदि सरकारी क्रय में 50 की वृद्धि हो जाए तो संतुलित आय पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी कंडीशन आपको फॉलो करनी है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद आप इसको हल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1450 रुपये। समझ में आया, क्लियर है। ठीक है सर, तो इसको नोट कर दो अच्छे से। नेक्स्ट अगले क्लास के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चैप्टर आपकी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यानी कि इस सत्र का जो हमारे पाठ्यक्रम था समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, तो सर समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हमारे कितने चैप्टर थे, तो सर समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हमारे इस वर्ष सत्र 2021-22 के अंदर हमारे केवल 4 चैप्टर आने थे। चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, यूट्यूब पर दे रखा है आपके प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम वाला, तो वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में मुद्रा और बैंकिंग, तो इसको भी हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद में था आपके चैप्टर नंबर 5 सरकारी बजट, तो वो भी हमने कर दिया। लेकिन साथ में हमने चैप्टर नंबर 4 भी हमने पढ़ाया है। क्यों, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये काम का था, इसीलिए। ठीक है, बिल्कुल सर। और मुझे कॉन्सेप्ट को कनेक्शन करना था, तो इसीलिए मैंने चैप्टर नंबर 4 भी पढ़ाया था। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आपके चैप्टर भी क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सत्र 2021-22 के अंदर कर रहा हूँ, ये इस साल कह रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर एक चैप्टर और है, इसमें खुली अर्थव्यवस्था के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 6 भी आता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरबीएससी के लिए तो यहाँ तक ही आपको पढ़ना है, लेकिन अदर स्टेट के जो भी बच्चे हैं
या जो नेक्स्ट ईयर वापस ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो उन बच्चों के लिए भी चैप्टर बना रहेगा, इसीलिए कह रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर है, मॉडल पेपर, उसका पैटर्न बताऊंगा कि उसकी ब्लूप्रिंट क्या है, उसका पेपर कैसे सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में, ठीक है। तो उसको भी देखना है। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 में लूंगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 तो इस साल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस होगा, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ। क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी हमारे 2 चैप्टर भी बाकी है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। लेकिन व्यष्टि के अंदर इस साल आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 नहीं है, सत्र 2021-22 के अंदर, ठीक है। बट नेक्स्ट ईयर दोनों वो चैप्टर रहेंगे, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ। क्योंकि आरबीएससी के लिए तो हम लोगों ने एकदम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अदर स्टेट बच्चों के लिए पता नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पैटर्न है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग भी हमें तैयारी करवानी है, तो हमें अपना कोर्स पूरा करना है। यानी कि इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 पूरा आपको करवाएंगे, ठीक है। और व्यष्टि के अंदर भी 6 चैप्टर आपको पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडल पेपर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा और उसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। ओके, बाय।